तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज का एपिसोड 24 मेरे चैनल पर अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि उस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी, जिसकी वजह से वो एपिसोड मैंने फेसबुक पर अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने भी वो एपिसोड नहीं देखा है वो लोग फेसबुक पर 9 हेवन गॉड एपिसोड 24 लिखेंगे तो उनको वीडियो के सेक्शन में वो एपिसोड मिल जाएगा और कुछ दिन के बाद ये एपिसोड इस चैनल पर दोबारा से अपीयर भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यान कांगू आर्मी जब शानलोंग सिटी की तरफ आगे बढ़ रही होती है तो उस वक्त वहां पर अचानक से एक शिप अपीयर हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और उस शिप के नीचे 12 जायंट्स मौजूद होते हैं। उन जायंट्स का साइज ही इतना बड़ा होता है कि वो यान कांगू आर्मी को बीच में से कुचलते हुए सीधा आगे की तरफ जा रहे थे और उस शिप के ऊपर एक जायंट सन होता है जिसकी हीट की वजह से उन शिप्स में आग लगने लगती है। ये देखकर यान कांगू समझ जाता है कि ये गॉड्स की शिप है और इस वक्त इस वार में गॉड्स ने खुद से इंटरफेयर किया है, तो इसलिए वो लोग अब इस जंग को नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए यान कांगू अपनी आर्मी को लेकर फौरन से वहां से चला जाता है। मगर फिर हम लोगों ने उस शिप में मौजूद एक सन गार्डियन को देखा था। वो सन गार्डियन असल में एक लड़की थी, मगर मोशन का जेट पेंडेंट देखते ही उसे अपनी तरफ बुलाती है तो मोशन फौरन से उस शिप पर चला जाता है और वहां पे देखता है कि वो सन गार्डियन एक छोटी सी ह्यूमन लड़की है, जिसे देखकर वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और उस लड़की के साथ मौजूद एक जायंट गॉड मौजूद होता है और वो कहता है कि गॉड, स्वॉर्ड्स और हॉर्स के अलावा वो कुछ और बातें कहता है जो कि मोशन को समझ में नहीं आती। और वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम गॉड हो, क्योंकि तुम एक गॉड की तरह बातें कर रहे हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि यान कांगू आर्मी तुम लोगों से डर कर क्यों है। मगर फिर वो छोटी सी लड़की मोशन के सामने आती है और कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कुछ देर पहले तो मैं कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई थी, मगर तुम्हें अगर थैंक्स कहना है तो तुम्हें इस बोट को थैंक्स कहना चाहिए। ये सन बोट ही है जो कि इतनी पावरफुल है कि ये किसी को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। मैं तो बस इस सन बोट में उन सन पिलर्स को होल्ड करती हूँ जिसके साथ ही मेरी बॉडी इस सन बोट के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो जाती है। और जब मैं एक सन गार्डियन बन जाती हूँ तो फिर मैं जितने भी क्रीचर्स हैं या फिर डार्कनेस है उन्हें डरा कर भगा देती हूँ। और कुछ देर पहले हम लोगों ने उस आर्मी को भी इसी तरह ही डरा कर भगाया है। तो फिर मोशन कहता है कि क्या सिर्फ डराया है? मुझे तो लगता है कि शायद आज रात तो उन्हें नींद भी नहीं आने वाली। उन लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि उन लोगों के सामने कोई ऐसी चीज आएगी, मगर मैंने सोचा नहीं था कि इस सोलर बोर्ड को एक छोटी लड़की चला रही होगी। मैं तो समझ रहा था कि शायद इसके ऊपर गॉड्स मौजूद होंगे। पर खैर ये सब छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि तुमने मेरे जेट पेंडेंट को देखते हुए कुछ कहा था। तो वो लड़की कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे इस जेट पेंडेंट के बारे में बताया है। ये ना गॉड से रिलेट करता है, ना ही डीमन से, ना ही ये ज़ेन मास्टर से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ वुशियांग से ही बिलोंग कर सकता है। ये सुनकर अचानक मोशन को फिर से वही पास्ट वाली बात याद आती है। ग्रैनी ने उसे बताया था कि ये जेट पेंडेंट उसके पेरेंट्स ने ही उसके गले में डाला है और हो सकता है कि इसी जेट पेंडेंट की मदद से ही वो एक दिन अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाए। ये सोचते हुए मोशन कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये जेट पेंडेंट वो युशुआंग वॉइड से आया है और मेरे पेरेंट्स भी वो युशुआंग वॉइड में ही रहते होंगे। वो उस लड़की से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो युशुआंग वो किस जगह पर है? तो वो लड़की उसे बताती है कि वो युशुआंग वो एक मिस्टीरियस प्लेस है। आज तक मैंने खुद भी उसे नहीं देखा है क्योंकि वो जगह उसी वक्त ही अपीयर होती है जब डार्कनेस पूरे वॉइड को कवर कर लेती है। इसीलिए मैं भी डार्कनेस के ही टाइम पर उस जगह को ढूंढने निकलती हूँ। तो मोशन कहता है कि तुम्हें वहां पर जाकर क्या करना है, क्या तुम्हारा भी कोई रिलेटिव है वहां पर? तो वो लड़की कहती है कि असल में इस सोलर बोट को बनाने वाला बंदा वो वहीं पर ही रहता है, शायद वो कोई गॉड है और वहां पर एक वरी फ्री नाम का कोई विलेज है जहां से ये बोट आई है। अगर मैं उस विलेज को दोबारा से ढूंढ लेती हूँ तो मैं इस बोट में मौजूद सन को दोबारा से इग्नाइट कर सकती हूँ जिससे इसकी पावर्स दोबारा से पहले जैसी हो जाएंगी। तो मोशन उस सन की तरफ देखता है और वो कहता है कि ये सन एक जायंट ब्लैक बॉल की तरह लग रहा है। और वो लड़की भी कहती है कि हाँ ऐसा ही है, ये पूरा का पूरा ब्लैक होता जा रहा है क्योंकि इसकी पावर खत्म हो रही है। यही वजह है कि इस सोलर बोट को ड्राइव करने के लिए मुझे खुद इसके साथ फ्यूज होना पड़ता है और अपनी एनर्जी को यूज करते हुए इसे मूव करना पड़ता है। मगर इस प्रोसेस में ये सोलर बोट मेरे ब्लड को बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से मैं दिन ब दिन वीक होती जा रही हूँ। और जब मेरी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी तो उस दिन फिर मैं पूरी तरह से इस बोट के साथ फ्यूज हो जाऊंगी और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरा फादर वो भी इसी तरह ही इस सन बोट को
चलाते हुए मारा गया था। तो मोशन कहता है कि तुम्हारी टांगे वो बहुत ज्यादा वीक है, इसका मतलब है कि ये सन बोट ये तुम्हें खाती जा रही है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ ऐसा ही है, इस बोट को चलाने की यही कीमत है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी लाइफ वो पूरी तरह से इस बोट में एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर इस बोट का सन ये दोबारा से रीइग्नाइट हो जाए तो फिर इस बोट को मुझे एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसे एनर्जी दोबारा से इसी सन से मिलेगी और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि फिर हम में से किसी को भी अपनी लाइफ को कुर्बान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फिर मेरी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से पहले जैसी बन जाएगी और मैं भी तुम्हारी ही तरह बिल्कुल स्ट्रांग हो जाऊंगी। ये सुनकर मोशन कहता है कि इस सन को दोबारा से इग्नाइट करने के लिए किसी गॉड की ही जरूरत पड़ेगी, कोई ट्रू गॉड ऐसा कर सकता है। इतने में फिर अचानक वो लड़की कहती है कि अरे हाँ मैं तुम्हें अपने बारे में बताना तो भूल ही गई, मेरा नाम यान जिंग जिंग है और तुम्हारा नाम क्या है। तो मोशन उसे अपना नाम बता देता है और कहता है कि मेरे नाम का मतलब है गाय चराने वाला। तो वो लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम एक चरवाहे हो, मगर मैं वो लड़की हूँ जो कि सन पावर को रिलीज करती हूँ। मेरी आइज वो पूरी तरह से सन फायर से भरी हुई है। ऐसा फील होता है कि जैसे मैं भी पूरी तरह से एक सन हूँ, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो उस वक्त मेरी बॉडी से बहुत ही बड़ी बड़ी फ्लेम्स बाहर निकल रही थी और मेरे आसपास बहुत ही ज्यादा रोशनी हो गई थी, क्योंकि मेरी बॉडी वो बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही थी। यही वजह है कि हमारे क्लान लीडर ने मुझे जिंग जिंग का नाम दिया है। उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं जब इस सन को दोबारा से रीइग्नाइट करूंगी। एक मर्तबा हम लोगों ने अगर इस बोट को चलाने के लिए सन पावर को यूज किया तो उसके बाद फिर हम में से कोई भी अपनी जान नहीं गवाएगा। मगर मोशन कहता है कि आखिर तुम्हें इस शिप को चलाने की जरूरत ही क्या है। तो वो लड़की कहती है कि हम सारे के सारे डूम्सडेयर से और हम लोगों को एक सन गार्डियन या फिर सन गॉड की तरह अपॉइंट किया जाता है और मुझे एक सन गार्डियन बनाकर पैदा किया गया है। तो अब मेरी ड्यूटी है कि मुझे इस सन बोट को चलाने के लिए इस सन को इग्नाइट करना होगा। जैसे ही ये सन इग्नाइट होता है तो इसकी रोशनी हर जगह फैल जाती है और उसके साथ साथ ये शिप भी अपने आप मूव करती है। इस तरह हम लोग डार्कनेस से भी लड़ते हैं और इविल क्रीचर्स को भी मारते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई आर्मी भी हमारे सामने आ जाए तो फिर हम उसकी भी बैंड बजा देते हैं। ये सुनकर मोशन उससे कहता है कि तुम्हें आखिर सन गॉड किसने अपॉइंट किया है। तो वो लड़की कहती है कि ये बात तो मैं खुद भी नहीं जानती, क्योंकि ये बात बहुत ही ज्यादा पुरानी है, इतनी पुरानी कि मुझे याद तक नहीं। मगर छोड़ो इन बातों को, बस वैसे भी अब डूम्सडेयर्स में अब कोई गॉड बाकी रहा ही नहीं है, सिर्फ मैं अकेली ही एक ऐसी सन गार्डियन हूँ जो कि इस बोट के साथ अपनी बॉडी को मर्ज कर सकती हूँ और मेरी जनरेशन ने मुझे ही चुना है, क्योंकि मेरे अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मगर मोशन कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि ये बाकी के डूम्सडेयर्स ये यहाँ पे क्यों मौजूद हैं और ये तुमसे इतनी बातें क्यों नहीं करते, क्या ये तुमसे डर रहे हैं। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो कहती है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ और वो लोग शायद डरते हैं कि कहीं वो लोग मुझे कोई चोट ना पहुंचा दें। अगर ये सनबोट मेरी एनर्जी को और मेरे ब्लड को इतनी तेजी के साथ कंज्यूम ना करती तो शायद मैं भी इन लोगों की तरह ही एक जायंट बॉडी को अचीव कर सकती थी और फिर मैं इनके साथ बहुत ही आराम से खेल पाती। ये बात सुनकर उस लड़की का ग्रैंडफादर वो काफी उदास हो जाता है, यहाँ तक कि मोशन को भी उस पर काफी अफसोस हो रहा था। जिसके बाद उस लड़की को कहता है कि फ्यूचर में अगर मेरे अंदर कोई ऐसी एबिलिटी आई कि जिसकी वजह से मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाया तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस सन को रीइग्नाइट करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और हाँ मैं उस वरी फ्री लैंड को ढूंढने के लिए भी तुम्हारे लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। एक बार हम लोग उस विलेज तक पहुंच गए तो फिर उसके बाद तुम इस बोट से आजाद हो जाओगी। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि क्या वाकई में मैं जरूर तुम्हारा इंतजार करूंगी और उम्मीद है कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। उसके बाद फिर मैं जहां चाहे जा पाऊंगी, जहां चाहे जिसके साथ खेलना चाहूं खेल पाऊंगी। मेरी लाइफ भी बाकी लोगों की तरह ही नॉर्मल हो जाएगी और हाँ मैं भी बाकी डूम्सडेयर्स की तरह ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी, जिसके बाद फिर मैं अपने नॉर्मल फॉर्म में ही इविल्स के साथ फाइट कर पाऊंगी। इतने में उस लड़की का ग्रैंडफादर उससे कहता है कि सन पावर वो तेजी से कम हो रही है, इसीलिए डार्कनेस बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गई है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी सी उदास हो जाती है और मोशन से कहती है कि डार्कनेस तेजी से फैलने लगी है, इसीलिए मुझे दोबारा से इस बोट को चलाना होगा। ये कहने के बाद वो दोबारा से उसी पिलर वाली जगह पर जाती है और अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, जो कि उसका सन गार्डियन फॉर्म होता है और हमें दिखाया जाता है वो अपने जायंट हैंड्स के साथ उन सोलर पिलर्स को पकड़ती है तो उससे वो अपनी एनर्जी उस सन के अंदर ट्रांसफर करती है और वो मोशन को बताती है कि ये शिप
शिंगशू सी से बाहर निकलती है और उसके बाद एक सनवेल आता है, उसे भी क्रॉस करना पड़ता है। अगर तुम मुझे कभी भी ढूंढना चाहो तो तुम सनवेल में आ जाना। ये सुनकर मोशन वही बात दोहराने लगता है और कहता है कि शिंगशू सी और सनवेल। मैं समझ गया। वो उस लड़के को कहता है कि मैंने तुम्हारी बात नोट कर ली है। जिसके बाद वहाँ पे वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें उस विलेज को बहुत ही जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि ये सन काफी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उससे ये लड़की काफी हर्ट हो रही है। ये लड़की ही हमारी आखिरी उम्मीद है। उम्मीद है कि ये लड़की हमारी सन गार्डियन रेस को आगे बढ़ा पाएगी। इतना कहते ही वो लोग मोशन को उस शिप से नीचे उतार देते हैं। मगर मोशन को उस बंदे की बात समझ में नहीं आई थी। वो कह रहा था कि आखिर ये बंदा अभी अभी क्या कह कर गया है। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये कोई बहुत ही अफसोस वाली बात कह गया है। और दूसरी तरफ उस शिप के ऊपर मौजूद वो जायंट्स जैसे ही उस चेन को खींचते हैं तो उस शिप के नीचे मौजूद जो जायंट्स होते हैं वो फिर से जाग जाते हैं और दोबारा से अपने शोल्डर्स पर उस शिप को उठाते ही वहां से तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और वो सन भी दोबारा से ग्लो करता है तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है और वो सारे के सारे जायंट्स फिर बहुत ही तेजी से वहां से उन लोगों से दूर चले जाते हैं। और मोशन फिर अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आखिर किसी भी गोट को इस तरह सोलर बोट को चलाने के लिए अपनी एनर्जी यूज क्यों करनी पड़ती है। आखिर उसे डाशू को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्या है। विलेज चीफ उसे बताता है कि कुछ गोट्स की किस्मत को पहले ही लिख दिया गया है कि उन्हें डाशू में ही रहकर गोट्स के ट्रेजर्स को महफूज रखना है। जिस तरह हम लोगों के पास सिर्फ एक दिल है इसी तरह गोट्स का भी सिर्फ एक ही दिल होता है। ये बात कहने के बाद अचानक हमें दोबारा से ज़ेनयान पैलेस को दिखाया जाता है। वहां पर वो डीमन आजाद हो चुका था और वो मोशन के बारे में कहता है कि तुम्हें वो फ्रेग्रेंस उस डार्कनेस में ही मिलेगी। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन एक जगह बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि आखिर ये डार्कनेस यहाँ पर आई ही क्यों है और वरी फ्री एसेंस मुझे कहाँ मिलेगा और ये वो युशवान कहाँ पे है। और मोशन को याद आता है कि उसने ज़ेनयान पैलेस में देखा था कि वो युशियांग उस मैप में कहीं भी मौजूद नहीं था। ये याद आने के बाद वो कहता है कि लगता है कि मुझे अब डार्कनेस में जाकर ही उस जगह को ढूंढना होगा मगर मैं डार्कनेस के अंदर सरवाइव कैसे करूंगा। ये कहने की ही देर थी कि अचानक उस डार्कनेस में से कोई आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक लड़की की थी। वो मोशन से कहती है कि मेरे पास आ जाओ और मुझे अच्छी तरह एक्सप्लोर करो, तुम मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे। इतने में फिर उस डार्कनेस के अंदर से एक लड़की का हाथ बाहर निकलता है जो कि मोशन से कहती है कि मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे बारे में ही तो जानना चाहते हो। हमें दिखाया जाता है कि मोशन पूरी तरह से उस डार्कनेस के कंट्रोल में आ गया था और वो अपना कदम आगे बढ़ाने वाला होता है मगर उसका जेट पेंडेंट वो चमकने लगता है जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा अजीब फील होता है। और उसकी ग्रैनी भी वहां पर आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो मोशन देखता है कि वो तो उस ड्रैगन स्टेचू से नीचे गिरने वाला था और अगर वो नीचे गिर जाता तो वो सीधा डार्कनेस में चला जाता। वो ग्रैनी से कहता है कि मैंने अभी इस डार्कनेस में एक शेडो देखा था और ऐसा फील हुआ कि जैसे मैंने ये शेडो पहले कहीं देखा है। और वरी फ्री एसेंस वो तो वो युशियांग में मौजूद है और कहीं ये लड़की वाकई में वुशियांग गर्ल तो नहीं है। तो ग्रैनी बताती है कि मैंने इस लड़की को देखा है, ये 14 साल पहले मर चुकी थी। यही वो लड़की है जो कि तुम्हें अपने साथ इस विलेज तक लेकर आई थी। तो मोशन कहता है कि आखिर मैं डार्कनेस से निकलकर आप लोगों तक कैसे जिंदा पहुंचा था। तो फिर ग्रैनी कहती है कि तुम्हें ये सवाल विलेज चीफ से पूछना चाहिए क्योंकि वो डार्कनेस में रह चुका है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विलेज चीफ उसे बता रहा था कि 400 साल पहले जब मैं डाई में गया था तो मेरे हाथ पैर वो बिल्कुल बेकार हो चुके थे और मैं पूरी तरह से नकारा हो गया था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी ख्वाहिशें की हैं या फिर जो भी मैं करना चाहता था वो सब कुछ बस एक झटके में खत्म होने वाला था। मैंने खुद को मारने के लिए बहुत कोशिशें की पर मैं कभी भी खुद को नहीं मार पाया। और एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि जब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं डार्कनेस के टॉर्चर को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मगर पीछे खड़ा हुआ वो फार्मिस्ट कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो इसीलिए तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। यहाँ तक कि डार्कनेस के अंदर मौजूद वो मॉन्स्टर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर दूसरी तरफ विलेज चीफ कहता है कि मैं उस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। मैं नहीं जानता था कि मुझे जिंदा रहना चाहिए या फिर मर जाना चाहिए और इसी परेशानी में मैं बिल्कुल पागल सा हो गया था। और मेरे चारों तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जो कि हर वक्त चिल्लाते रहते थे और मैं चाहता था कि मैं मारा जाऊं पर अचानक से फिर मैंने वहां पर कुछ देखा। मेरे सामने मौजूद जितनी भी डार्कनेस थी वो अचानक से गायब होना शुरू हो गई और मुझे नजर आया कि वहां पर एक के बाद एक ओवरलैपिंग रून्स मौजूद हैं मगर वो जगह बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड थी। और जब मैं डावुई की डेप्थ में गया
तो मैं सीधा योंगजियांग रिवर के सोर्स तक पहुंच गया था और मैंने देखा कि मैं अचानक से डार्कनेस से निकलकर कहीं और ही पहुंच गया हूँ। ये बात सुनकर ग्रैंडपा ग्वान कहता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि डार्कनेस के अंदर एक और दुनिया मौजूद है। क्या वो दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी है? तो फिर विलेज चीफ कहता है कि मैंने वहाँ पर बहुत सारे शेडोज देखे थे, मगर मैंने क्लियरली उन लोगों को नहीं देखा कि वो कौन थे और क्या थे। मगर मुझे इतना पता है कि वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। उनमें से कुछ तो इतने ताकतवर थे कि मैं भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता। वो लोग मुझे देखकर अपना हाथ इस तरह हिला रहे थे कि जैसे वो लोग मुझे अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हो। उसके बाद से ही मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि मेरे पास अभी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि मुझे अभी पूरी करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता। इसीलिए मैं उस डार्कनेस से बाहर आ गया था। मगर इस तरफ ग्रैनी कहती है कि मोशन ने उस डार्कनेस के अंदर जो शेडो देखा था, जरूर ये शेडो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि तुमने उस डार्कनेस में देखा था। मगर विलेज चीफ कहता है कि उस डार्कनेस में मौजूद उस दुनिया को डार्क वर्ल्ड कहा जाता है और जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं इसे अंडर वर्ल्ड कहा जाता है। लाइट और डार्क ये दोनों ही एक दूसरे के अल्टरनेशन हैं। जब दिन होता है तो दिन के टाइम पे अंडर वर्ल्ड पूरी तरह से डोमिनेट हो जाती है और जब रात होती है तो उस वक्त डार्कनेस पूरी तरह से डोमिनेट करती है। सन गार्डियन ने जो बात कही है वो बिल्कुल सच है। वो यूशियांग, वो वर्ल्ड डार्कनेस के अंदर मौजूद है। मगर फिर मोशन कहता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो यूशियांग ने सोलर बोट इसलिए बनाई है ताकि वो लोग डार्कनेस को दूर भगा सकें। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो लोग भी इतने ही ताकतवर हैं जितने के गॉड्स होते हैं। मगर ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर वो यूशियांग वो खुद डार्कनेस के अंदर क्यों मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खुद एक मॉन्स्टर की तरह डार्कनेस में कहीं छुपा हुआ है। मैं ये सोच सोच कर कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आखिर वो शियांग क्या वो कोई गॉड है या फिर वो कोई डेविल है। इतने में उसे जेन यांग पैलेस वाली बात याद आती है जब उसे उस डीमन ने कहा था कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो और तुम बिल्कुल सिंपल सोचते हो। ये याद आने के बाद मोशन और भी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं आखिर हूँ क्या मैं कोई गॉड हूँ या फिर मैं कोई डेविल हूँ। इतने में फिर विलेज चीफ कहता है कि मैं मोशन के साथ डार्क वर्ल्ड में जाऊंगा। हम लोग एक साथ मिलकर वो यूशियांग को एक्सप्लोर करेंगे। इतने में ग्रैनी कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप डार्कनेस में जाकर वो यूशियांग को एक्सप्लोर करेंगे, मगर जहाँ तक बात मोशन की है तो मेरे ख्याल से उसे अपने साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। जिसके बाद विलेज चीफ कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, पिछले 400 सालों में मैंने बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है, इसलिए फिलहाल मुझे कुछ देर के लिए आराम करने दो। उसके बाद फिर मैं मोशन को लेकर डार्कनेस में जाऊंगा और एक्सप्लोर करूंगा कि वो शियांग कहाँ पे मौजूद है। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से यांग कांगो आर्मी को दिखाया जाता है। उनकी बहुत सारी शिप्स अभी भी जल रही होती हैं और वो लोग दोबारा से अपने यान कांग किंगडम में वापस आ जाते हैं और फौरन से वो चारों के चारों जनरल यान कांगो के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो यान कांगो कहता है कि हम लोग ये जंग हार गए हैं, इसीलिए वो सारे के सारे सेक्ट जो के पहले ही हमारे मेंबर्स बनने से इनकार कर रहे थे वो अब और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे और हमारे ऊपर बातें बनाने लगेंगे। इसीलिए इन सारे के सारे सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि इनमें वैसे भी इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये लोग तुम्हें कुछ कर पाए। वैसे भी हम लोग डाशू में एंटर नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर डिवाइन गॉड्स मौजूद हैं। फिलहाल उन लोगों को उन डिवाइन गॉड्स पर ही रिलाय करने दो, मगर 50 साल के बाद उन लोगों के पास कोई भी गॉड नहीं होगा। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि उस टावर से फिर एक बहुत ही तेज रोशनी बाहर निकलती है जिससे वो लोग हर जगह रोशनी फैला देते हैं और दूसरी तरफ हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं। जनरल किन वहां पर आता है और उस लड़की से कहता है कि प्रिंसेस यान कांग आर्मी वो फौरन से वापस जा चुकी है, इसलिए हम लोगों को भी डाशू से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। मगर वो लड़की कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, बस थोड़ा सा सब्र कर जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर किसी से मिलना चाहती हूँ, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो प्रिंसेस फिर मोशन से कह रही होती है कि तुम डाशू में रहना चाहते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम यहीं पे ही रह सकते हो, मगर जरा एक मर्तबा सोचो तो सही, डाशू एक बहुत ही पुरानी जगह है जो कि दुनिया से बिल्कुल अलग एक कोने पे मौजूद है। क्या तुम इस दुनिया के एक कोने में एक जगह पड़े रहोगे या फिर तुम इस दुनिया को एक्सप्लोर करोगे और देखोगे कि ये कितनी बड़ी है। तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत मौजूद है, मैंने देखा है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा एक काबिल बंदा हमेशा इस जगह फंस कर रह जाए। उस लड़की की बातें सुनने के बाद आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो उसे गुस्से से देख रहे होते हैं क्योंकि वो सारे के सारे टियानमो सेक्ट के 360 हाल से बिलोंग करते थे और
मोशन वो उस लड़की से कहता है कि मैं इस जगह पर बचपन से ही मौजूद हूँ और मुझे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद है, मगर तुम तो एक डिफरेंट वर्ल्ड की बात कर रही हो। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, बाहर की दुनिया में मैजिकल पावर्स तो आए दिन बदलती रहती हैं और वैसे भी हमारे यानकांग किंगडम में एक नया मैजिकल एरा शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। अगर तुम वाकई में मेरे साथ चलोगे तो तुम भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे और तुम भी कुछ बड़ा कर पाओगे। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे साथ मिलकर एक नई जर्नी शुरू करनी चाहिए। ये सुनने के बाद अचानक मोशन को टियानमोसेक के एल्डर की कुछ बातें याद आती हैं और फिर वो उस लड़की से कहता है कि तुम चाहती हो ना कि मैं यानकांगो के किंगडम में आऊं, तो मैं जरूर आऊंगा और वहां आकर मैं तुम्हें तलाश भी जरूर करूंगा। ये सुनकर वो प्रिंसेस कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते। तो मोशन उसे समझाता है कि हमारे यहाँ के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, हमें पहले खुद को साबित करना होता है कि हम लोग बड़े हो गए हैं और हम लोग घर से बाहर जा सकते हैं, जिसके बाद ही हमें दाशु को छोड़ने की परमिशन मिलती है। और इस वक्त मेरी फैमिली में 9 एल्डर्स मौजूद हैं, यानी कि मुझे 9th लेवल्स को पास करना होगा और अभी तक तो मैंने सिर्फ एक लेवल को भी पास नहीं किया। मगर फिर वो दिल ही दिल में कहता है कि अभी तो मुझे अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी तो जानना है। सबसे पहले तो मुझे वो युशियांग ढूंढना है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि ठीक है, अगर तुम वहां आओगे तो फिर मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगी। ये कहते हुए वो मोशन के पास से होते हुए गुजरती है तो मोशन को उसकी बॉडी से एक स्मेल आती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि इस लड़की की स्मेल को जानी पहचानी है। वो फौरन से उस लड़की का वो छोटा सा पर्स बाहर निकालता है और कहता है कि इसकी स्मेल भी बिल्कुल सेम इसके ही जैसी है। ये देखते ही वो लड़की कहती है कि ये तो मेरा विंडसिल पर्स है और ये रॉयल फैमिलीज को एक ट्रिब्यूट की तरह दिया जाता है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो मोशन कहता है कि जिस शख्स ने मुझे ये दिया है उसने कहा है कि उसने ये पर्स अपनी एबिलिटी के दम पे हासिल किया है, इसलिए ये अब हमारा है। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में आ जाती है, जिस पर मोशन कहता है कि जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम्हारा मुंह और भी ज्यादा गोल लगता है, यानी तुम और भी ज्यादा मोटी लगती हो। मगर फिर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं ये बैग तुम्हें दे रही हूँ, पर क्या तुम मुझे इसके बदले कुछ और नहीं देना चाहोगे? ये सुनकर मोशन कहता है कि अच्छा, ये पर्स तुम्हारा है, मगर ग्रैंडपा ग्वान ने तो कहा था कि उसने ये पर्स किसी फैट चिकन से छीना है, इसका मतलब है वो तुम्हारी बात कर रहे थे। मगर फिर वो लड़की कहती है कि मैं यानकांगो की 7th प्रिंसेस हूँ, क्या तुम्हें मैं मोटी लगती हूँ? तो मोशन कहता है कि तुम ज्यादा मोटी नहीं लगती जब तुम्हारे बाल तुम्हारे गालों को छुपा देते हैं, मगर जैसे ही हवा के झोंके से तुम्हारे बाल जरा से भी हिलते हैं तो तुम दोबारा से एक गुब्बारे की तरह फूली हुई लगती हो। ये कहकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। आसपास खड़े हुए लोग अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये लड़का बिल्कुल अनरोमांटिक है। मोशन हंसते हंसते फिर अचानक से एक बड़ा सा हैमर उठाकर उस लड़की को दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। वो हैमर इतना भारी होता है कि उस लड़की से उठाया भी नहीं जाता। जिसके बाद वो मोशन से कहती है कि तुम एक लड़की को गिफ्ट पे एक हैमर दे रहे हो। ये देखकर आसपास के लोगों की भी बत्ती गुल हो जाती है और उन्हें भी यकीन नहीं आता कि मोशन लड़कियों के मामले में इतना कच्चा है। और फिर वो दोबारा से अपने पास मौजूद सारा का सारा सामान बाहर निकाल कर एक जगह रख देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से जो भी पसंद है तुम ले सकती हो। वो लड़की वहां पे देखती है, वहां पे लड़कियों वाला कोई भी सामान नहीं होता। जिसके बाद वो कहती है कि मेरे ख्याल से ये हैमर ही ठीक है। और फिर जनरल किन आकर कहता है कि 7th प्रिंसेस हमें अब चलना चाहिए। ये सुनकर मोशन को एक झटका लगता है और वो कहता है कि क्या तुम प्रिंसेस हो? इसका मतलब ये है कि तुम यानकांगो की बेटी हो। ये सुनकर वो लड़की भी मुस्कुराने लगती है और फिर वो मोशन से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, उम्मीद है कि तुम यानकांग किंगडम में जरूर आओगे। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।